नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एक तरह का वन डायमेंशन मोशन ही है। और वन डायमेंशन मोशन जो हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, हालांकि हम लोगों ने जो वन डायमेंशन मोशन काइनेमेटिक्स में देखा था उसमें मेनली कांस्टेंट एक्सीलरेशन था। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन वन डायमेंशन मोशन तो है, बट ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन नहीं है। ठीक है, हम इसको डिफाइन अगर करें तो सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि मोशन दो टाइप के हैं, या तो पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक। पीरियोडिक किनको बोलेंगे, नॉन पीरियोडिक किसको बोलेंगे, बताएगा कोई? व्हाट इज अ पीरियोडिक मोशन एंड व्हाट इज नॉन पीरियोडिक मोशन? पीरियोडिक जो रिपीट होते रहो एक टाइम इंटरवल में। जैसे हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं ना, पीरियोडिक फंक्शन, तो इसका मतलब यही होता है कि फंक्शन अपनी वैल्यू बार बार रिपीट कर रहा है। तो सिमिलरली अगर कोई पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है कि वो अपना पाथ बार बार रिपीट कर रहा हो, और पाथ रिपीट करने में उसका टाइम भी फिक्स हो, तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं फिजिक्स में, जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्कल पे चल रहा है तो इट इज अ पीरियोडिक मोशन, क्योंकि बार बार वही सर्कल रिपीट हो रहा है और कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो उसको टाइम भी हमेशा फिक्स लग रहा है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी मोशन पीरियोडिक मोशन बनेगा, वन डायमेंशन हो, टू डायमेंशन हो या थ्री डायमेंशन हो। ठीक, सेकेंड पॉइंट आता है व्हाट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। सबसे पहले मैंने बात की पीरियोडिक मोशन, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन किसको बोलेंगे? तो देखो, ऑसिलेटरी मोशन मतलब कि ऑसिलेशंस, जैसे कि सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है, या फिर अगर हम स्प्रिंग मास सिस्टम को, अगर हम मास को, स्प्रिंग को कंप्रेस करके छोड़ दें या एक्सपैंड करके छोड़ दें तो स्प्रिंग मास सिस्टम ऑसिलेट होगा। तो ये सारे ऑसिलेटरी मोशन कहलाएंगे। तो ऑसिलेटरी मोशन जो है वो भी एक तरह का पीरियोडिक मोशन ही है, लेकिन बस फर्क इतना है कि ऑसिलेटरी मोशन में पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है। टू एंड फ्रो का मतलब है कि उससे लेफ्ट में भी जाएगा, उससे राइट में भी जाएगा। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो एक तरह का ऑसिलेटरी मोशन है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन जो ऑसिलेटरी मोशन है, ऐसे समझ लो कि बहुत सारे ऑसिलेटरी मोशन में से जो सबसे सिंपलेस्ट केस बनता है दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। और अगर हम लोग डिफाइन करें इसको तो हम ऐसे बोल सकते हैं, पहले इसका लाइन डिफाइन करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि पार्टिकल जो ऑसिलेट होने वाला है वो इस लाइन के अलोंग ऑसिलेट होने वाला है। और कौन कौन सी बातें हैं जो इसमें हमें ध्यान रखने वाली हैं, तो ये वाला पॉइंट हो गया इसका मीन पोजीशन। ठीक है, इधर हो गया इसका पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, इधर हो गया उसका नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम नेगेटिव एक्सट्रीम। मीन पोजीशन को अगर हम x इक्वल टू 0 बोलते हैं तो पॉजिटिव एक्सट्रीम को बोल सकते हैं x इक्वल टू प्लस ए, और नेगेटिव एक्सट्रीम को बोल सकते हैं x इक्वल टू माइनस ए। जहां ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब देखो, खास बात ये है पीरियोडिक मोशन की, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, कि पार्टिकल अगर पॉजिटिव साइड में है, ध्यान से देखना, ये हो गई इसकी पॉजिटिव साइड और ये हो गई इसकी नेगेटिव साइड। तो ऐसे देखो कि अगर पार्टिकल पॉजिटिव साइड पे है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगना चाहिए वो लगना चाहिए टुवर्ड्स मीन पोजीशन, यानी नेगेटिव साइड में। और अगर पार्टिकल अगर नेगेटिव साइड में है तो उसके ऊपर फोर्स लगना चाहिए राइट साइड में। तो अगर कोई इस तरह का पार्टिकल है जिसमें फोर्स का जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट है, तो ये पार्टिकल ऑसिलेट हो सकता है। ऐसे समझो, पार्टिकल की ऑसिलेट होने की कंडीशन ये है कि पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगना चाहिए, अगर पार्टिकल पॉजिटिव कोऑर्डिनेट पे है तो नेगेटिव डायरेक्शन में, और अगर पार्टिकल नेगेटिव कोऑर्डिनेट पे है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स है, इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं एफ रीस्टोरिंग। क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स, ऑल्सो नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स। और ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये प्रोपोर्शनल होना चाहिए माइनस एक्स के, या फिर अगर हम यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएं तो ये होना चाहिए माइनस के एक्स। देखना ध्यान से, तो ये जो के निकल के आया है, दिस के इज कॉल्ड
इसको हम लोग बोलते हैं, या तो इसको बोलते हैं एसएचएम कांस्टेंट, ठीक है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। तो अगर कोई फोर्स पार्टिकल के ऊपर -kx के फॉर्मेट का लग रहा है, देन दिस मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। मतलब जैसे -kx³ होगा तो भी ऑसिलेशन होगा, लेकिन वो सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा। ऑसिलेशंस कई तरह के हो सकते हैं, कोई भी फंक्शन बन सकता है ऑसिलेशंस के लिए, हम लोग बना सकते हैं। बट ऐसे समझो कि उसमें से अगर हम पॉलिनोमियल फंक्शन ले रहे हैं और पॉलिनोमियल में भी पावर 1 ले रहे हैं, तो उसको हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज एम्पलीट्यूड, व्हाट इज मीन पोजीशन? मीन पोजीशन वो होगी जहां पे उसके ऊपर सारे के सारे फोर्सेस, नेट फोर्सेस जीरो होंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज वन ऑसिलेशन? वन ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, क्यों भाई? व्हाट इज वन ऑसिलेशन? इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो, वन ऑसिलेशन का मतलब ये है कि जैसे पार्टिकल अगर मीन पोजीशन से शुरू हो रहा है, तो मीन पोजीशन से पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन तक जाए, फिर एक्सट्रीम पोजीशन से नेगेटिव एक्सट्रीम तक जाए, और नेगेटिव एक्सट्रीम से अगर ये पार्टिकल वापस मीन पोजीशन पे आता है, ध्यान से देखना, तो ये पूरा का पूरा जो मोशन है, दिस इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। दिस इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन, ठीक है। और हम ऐसे देख सकते हैं, ध्यान से चेक करो तो, कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन ऑसिलेशन कितनी होगी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन ऑसिलेशन इज इक्वल टू, कितना बनेगा ये? क्या बोल सकते हैं? 4 टाइम्स ए होगा। जरूरी नहीं है कि मेन पोजीशन से ही शुरू हो, पॉजिटिव एक्सट्रीम से शुरू हो अगर, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाए और नेगेटिव से वापस पॉजिटिव जाए, तो इस पूरे को हम लोग एक ऑसिलेशन बोलेंगे। ध्यान से चेक करो तो, इस पूरे को हम लोग एक ऑसिलेशन बोलेंगे। तो तुम एक ऑसिलेशन काउंट करना चाहते हो तो कहीं से भी काउंट कर सकते हो, बट कंडीशन बस ये लगाना कि उसका एक ऑसिलेशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो 4a के इक्वल होना चाहिए। ये बात क्लियर है? बताओ। अब देखो इसमें मेन पॉइंट क्या क्या है, कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। जैसे रीस्टोरिंग फोर्स हम लोगों ने निकाला, तो अगर हम एक्सीलरेशन लिखें तो एक्सीलरेशन हो जाएगा एफ रीस्टोरिंग अपॉन एम, तो इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ के अपॉन एम इंटू एक्स, और माइनस के अपॉन एम को हम लोग ओमेगा स्क्वायर से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, वेयर ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को लिखेंगे अंडर रूट ऑफ के बाई एम, and this omega is called angular frequency। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क होगा? तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे 2 पाई एफ, जहां एफ क्या बनेगा? एफ बनेगा इसका लीनियर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है 1 बाई एफ, तो ये बन जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। तो अगर हमें के मालूम है एसएचएम में, तो उसका टाइम पीरियड निकल के आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। देखो एक्सीलरेशन की वैल्यू हम लोगों ने लिखी है माइनस ऑफ के बाई एम इंटू एक्स, और के बाई एम को हमने ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और अगर हम 2 पाई बाई ओमेगा करते हैं तो हमको टाइम पीरियड मिल जाएगा। टाइम पीरियड का मतलब होगा कि एक पूरे ऑसिलेशन में जो उसको टाइम लगा, एक पूरे ऑसिलेशन में जो उसने टाइम लिया है कवर करने में, ठीक है ना। टाइम टेकन इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन, टाइम टेकन इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन। देखो यहां तक जितनी बातें कही हैं, इसमें कोई डाउट है तो?
ऐसा कोई भी फोर्स जो हमेशा किसी एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ लग रहा है, मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है, ऐसे फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसा रीस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए जो उसको हमेशा उसके मीन पोजीशन की तरफ खींच रहा हो, तभी पार्टिकल ऑसिलेट होगा। मतलब पार्टिकल अगर आगे की तरफ जा रहा है तो उसको रिटार्ड कर रहा हो, और इधर की तरफ जा रहा है तो इसको इधर खींच रहा हो, मतलब दोनों ही सिचुएशन में वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लग रहा हो। ठीक है। अच्छा, एक्सीलरेशन बताओगे कि एक्सीलरेशन मैक्सिमम कहाँ है, मिनिमम कहाँ है? एक्सीलरेशन मैक्सिमम वैल्यू बनेगी माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है ना, माइनस प्लस दोनों लिख सकते हैं। तो ये एक्सीलरेशन कहाँ बनेगा? तो ये एक्सीलरेशन होगा एट एक्सट्रीम पोजीशन। अच्छा, ये बताओगे कि माइनस प्लस लिखने का क्या सिग्निफिकेंस है? प्लस वाले पे माइनस होगा, माइनस वाले पे प्लस होगा। हाँ, एक्चुअली एक पॉजिटिव एक्सट्रीम है और एक नेगेटिव एक्सट्रीम है। तो एसएचएम में जहां पे भी प्लस माइनस आएगा ना, तो उसका सिग्निफिकेंस यही है कि पॉजिटिव साइड में भी ऐसा हो रहा है और नेगेटिव साइड में भी ऐसा हो रहा है, तो दोनों बार ना डायरेक्शन अलग है, इसकी वजह से माइनस प्लस लगाया हुआ है। और मिनिमम एक्सेलरेशन जीरो होगा, और ये जीरो कहाँ पे होगा? ये जीरो होगा एट मीन पोजीशन। ठीक है। इसके बाद अगर हमको एक्सीलरेशन मालूम है एक्स के फंक्शन में, ध्यान से देखना, तो उसको हम लोग एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं वी डीवी बाई डी एक्स और इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, वो तुम्हें ध्यान रखना है। तो उसका वेलोसिटी निकल के आएगा v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये फंक्शन हमको क्या देगा, ये फॉर्मूला में क्या देगा, क्यों भाई? तो ये हमें बताएगा वेलोसिटी of particle at any जनरल पोजीशन। तो यहां से तुम देख सकते हो कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी। मैक्सिमम वेलोसिटी ध्यान से देखो तो प्लस माइनस ए ओमेगा होगी। ये होगी मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे? एट मीन पोजीशन। मतलब इसमें हम अगर हमें वेलोसिटी मैक्सिमम चाहिए तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी x इक्वल टू जीरो पे, और वेलोसिटी मिनिमम कहाँ होगी? तो वेलोसिटी मिनिमम होगी जीरो, और जीरो वेलोसिटी होगी एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी है। मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है ना, एंड मिनिमम वेलोसिटी। सर वेलोसिटी मिनिमम क्यों होगी एक्सट्रीम पोजीशन पे? देखो पार्टिकल ऐसे देखो, ये जो पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है, तो तुम्हें क्या लगता है कि पार्टिकल जो ऑसिलेट हो रहा है ये आगे गया, जैसे पेंडुलम सोचो ना, पेंडुलम को दिमाग में रखो। पेंडुलम ऑसिलेट हो रहा है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या कहोगे बताओ? क्यों भाई? पेंडुलम ऑसिलेट हो रहा है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। और वैसे भी हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन फिर वैसे भी हम लोग बोलते हैं कि जब पार्टिकल यू टर्न लेता है तो यू टर्न तभी लेता है जब उसकी वेलोसिटी उस पॉइंट पे जीरो होती है। ठीक है ना? लेकिन फिर एक्सेलरेशन क्यों नहीं जीरो होगा? वेलोसिटी जीरो और एक्सीलरेशन जीरो दो अलग अलग बातें हैं। एक्सीलरेशन डिफाइन होता है फोर्स से, और फोर्स की वैल्यू कहाँ मैक्सिमम होगी? फोर्स जीरो है जब वो मीन पोजीशन पे है, और अगर वो मीन पोजीशन से किसी भी तरफ जाएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। फोर्स किधर की तरफ लग रहा है? फोर्स लग रहा है उसका मीन पोजीशन की तरफ। तो ये जो फोर्स है ये मैक्सिमम कब बनेगा? एक्स जितना ज्यादा होगा। एक्स Yes, जितना sir. ज्यादा होगा फोर्स की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। अब फोर्स ज्यादा होगा तो एक्सीलरेशन भी ज्यादा होगा। यस समझ गए। क्लियर है? यस सर। और ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना वेलोसिटी का, इससे हम किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। मतलब मीन पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, x इक्वल टू a बाई टू पे, मतलब किसी भी x पे निकाल सकते हैं। ध्यान ये रखो दिमाग में कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक वन डायमेंशन मोशन है। वन डायमेंशन मोशन में हमें किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी, किसी भी पॉइंट पे एक्सीलरेशन, ये सब निकालने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये दो फॉर्मूले हैं, ये एक्सीलरेशन का है और ये वेलोसिटी का है, देखो। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एसएचएम।
जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एसएचएम। तो देखो अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं तो इक्वेशन ऑफ मोशन इसका बनता है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, इसी को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो ये बन जाता है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और अगर एक और बार डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये जो फंक्शन लिखे हुए हैं ये टाइम के फंक्शन में है। फाइव यहाँ पे क्या है, फाइव हमको बताएगा, फाइव है इनिशियल फेज। अब जरा इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि भाई इनिशियल फेज क्या होता है। ठीक है, और इसको समझने के लिए एक मैं आसान तरीका बता रहा हूं। मान लो कि मैंने एक ये सर्कल लिया है, दिख रहा है सभी को क्यों भाई? और इमेजिन करो कि इस सर्कल के ऊपर एक पार्टिकल है और वो कांस्टेंट ओमेगा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। एक पार्टिकल है जो कांस्टेंट ओमेगा से इस पूरे सर्कल पे घूम रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि इस पार्टिकल ने स्टार्ट हुआ t इक्वल टू 0 पे इस पोजीशन से। ध्यान से देखना जहां से स्टार्ट हुआ है, और जहां से स्टार्ट हुआ है वो पोजीशन हमें मालूम है। तो ये बताओ t टाइम में कितना एंगल कवर करेगा? ये पार्टिकल t टाइम में एंगल कितना कवर करेगा? बोलो, क्या ये पार्टिकल t टाइम में ओमेगा टी एंगल कवर करेगा? देखना जरा ध्यान से। तो हमें ये चाहिए कि जब ये पार्टिकल ओमेगा टी एंगल कवर कर रहा है, ध्यान से देखो, तो अब ऐसे इमेजिन करो कि इधर से लाइट आ रही है। ठीक है, और ये एक वॉल है, तो क्या इस वॉल पे इस पार्टिकल का शैडो बनेगा? बताओ, इस वॉल पे इस पार्टिकल का शैडो बनेगा या नहीं? बताओ, तो वो शैडो कहाँ होगा? तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो शैडो जब ये पार्टिकल स्टार्ट हुआ तब ये शैडो यहाँ रहा होगा, जब ये इधर चल गया तो ये यहाँ रहा होगा। अब देखो पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, और ध्यान से देखो तो उसका शैडो क्या ऊपर की तरफ जा रहा होगा? तो अगर इनिशियली हम इस पार्टिकल का एंगल यहाँ से फाई ले लें और इस सर्कल का रेडियस एम्पलीट्यूड के बराबर ले लें, तो जरा मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा ज्योमेट्री लगा के। ये पूरा एंगल बनेगा कितना? ये पूरा एंगल बनेगा ओमेगा टी प्लस फाइव। देखो ध्यान से, और ये जो रेडियस है इस रेडियस की वैल्यू है a, तो हमें चाहिए ये परपेंडिकुलर कितना होगा, बताओगे? तो ये परपेंडिकुलर अगर तुम निकालो तो ये आएगा a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और तुम ऐसे समझ लो कि पूरे एसएचएम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्योंकि हमें एसएचएम को विजुलाइज करना बहुत आसान हो जाएगा अगर हम एक सर्कुलर मोशन से उसको रिप्लेस कर दें। ऐसे समझो कि जब ये पार्टिकल सर्कल पे चल रहा है, ठीक है ना, ये पार्टिकल सर्कल पे चल रहा है, तो इसका शैडो कैसे चल रहा होगा? इमेजिन कर पाओगे? जब ये पार्टिकल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा यहां से यहां, तो इसका शैडो कहां से कहां जाएगा? बताओगे? क्या इसका शैडो यहां जाएगा, ओरिजिन से इस पॉइंट तक जाएगा? फिर जब ये पार्टिकल इधर आएगा इस पार्ट में, तो इसका शैडो इधर आएगा। ध्यान से देखते जाओ, बताओ। फिर ये पार्टिकल जब इधर आएगा तो इसका शैडो इधर आएगा, और फिर जब ये पार्टिकल इधर आएगा तो इसका शैडो इधर जा रहा है। तो तुम अगर ध्यान से इमेजिन करो तो तुम्हें लगेगा कि जो शैडो का मोशन है वो अलोंग वर्टिकल डायमीटर अप डाउन मोशन हो रहा है, एंड इट इज जस्ट लाइक सिंपल हार्मोनिक मोशन। और जो दूसरा वाला पार्टिकल है वो कर रहा है सर्कुलर मोशन, और उसका सर्कुलर मोशन जो है वो कोई भी सर्कुलर मोशन नहीं है, वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की होती है खास बात ये होती है कि वो इक्वल टाइम में इक्वल एंगल कवर होगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसे समझो कि हमें कई बार इस एसएचएम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो हम उस एसएचएम वाले पार्टिकल की बजाय जो सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल है उसके बारे में सोचते हैं कि वो पार्टिकल क्या है।
ठीक है ना। और इस पार्टिकल ने इनिशियली जहां से स्टार्ट हुआ है उसका रेफरेंस लाइन से जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड इनिशियल फेज। देखो कोई भी पार्टिकल जब एसएचएम कर रहा है तो उसमें क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है समझना फिर से। एम्पलीट्यूड इंपॉर्टेंट है कि भाई वो कितना मैक्सिमम डिस्टेंस जा रहा है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो एक ऑसिलेशन कितनी देर में कर रहा है। ये दो बातें तो मेन हो गई, एम्पलीट्यूड और टाइम टेकन। और तीसरी जो थोड़ी कम इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि पार्टिकल जब स्टार्ट हुआ तो वो स्टार्ट कहां से हुआ। जैसे मान लो कि कोई पेंडुलम ही है, तुम पेंडुलम को थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करके छोड़ दो तो ऑसिलेट होने लगेगा। तो अगर कोई कोई आदमी कुछ देर के बाद आएगा तो उसे थोड़ा ना पता चलेगा कि वो पार्टिकल कहां से स्टार्ट हुआ। कहां से स्टार्ट हुआ ये पता करने के लिए तो हमें t इक्वल टू 0 पे जाना पड़ेगा कि पार्टिकल का मोशन कैसे स्टार्ट हुआ। तो पार्टिकल का मोशन ऐसे भी स्टार्ट हो सकता है कि हमने पेंडुलम को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया तो ऑसिलेट होने लगा। पार्टिकल का मोशन ऐसे भी स्टार्ट हो सकता था कि हमने मीन पोजीशन पे उसको थोड़ा झटका दे दिया, थोड़ी वेलोसिटी दे दी, तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी दे दी तो भी वो ऑसिलेट करने लगेगा। तो ऑसिलेशंस देखने में तो हर केस में सेम है, लेकिन अगर हमें ये जानना है कि किसी टाइम पे पार्टिकल कहां पे है तो उसके लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि t इक्वल टू 0 पे कहां पे था। तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां है वो हमें ये एंगल बताएगा फाई। तो क्या तुम इसको थोड़ा रिलेट कर पाए एसएचएम से। जैसे मान के चलो कि ये जो एसएचएम वाला पार्टिकल है अगर ये ओरिजिन से शुरू करता तो इसका इनिशियल फेज क्या होता। अगर एसएचएम वाला पार्टिकल ओरिजिन से शुरू होता तो उसका इनिशियल फेज क्या होता। मैं दोबारा एक और बना के बता देता हूं। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझना, बाकी तो बहुत बहुत सिंपल है। जैसे मान लो कि ये पार्टिकल यहां से शुरू हो रहा है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो जरा बताओगे कि इसका सर्कुलर मोशन वाला जोड़ीदार कहां होगा। क्यों भाई, इसका सर्कुलर मोशन वाला जोड़ीदार कहां होगा। क्या बोल सकते हैं इसके ठीक सामने ए यहाँ, पर। यस सर। ठीक सामने होगा। अगर ये ठीक सामने है यहाँ पे है तो हम बोलेंगे कि इसका इनिशियल फेज 0 है। इनिशियल फेज 0 का मतलब ये है कि अब अगर थोड़ी देर बाद इसको देखें तो थोड़ी देर के बाद ये कहाँ पहुंचेगा, तो ये कवर करेगा कितना एंगल, ओमेगा टी। तो ये जो इसके सामने वाला एसएचएम वाला पार्टिकल है इसका डिस्टेंस अगर हम लोग लिखें यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस बन जाएगा ए साइन ओमेगा टी। ठीक है ना। तो ये जो मैंने पहला डायग्राम बनाया है ये डायग्राम है विद इनिशियल फेज 0, समझना ध्यान से। ठीक है। और जरा बताओ, मान लो कि पार्टिकल जो है मान लो जो पार्टिकल है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है यानी पॉजिटिव एक्सट्रीम से। क्यों भाई, अगर पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है तब क्या कहेंगे, जो सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल है वो कहां होगा। उसी पॉइंट पर सर। क्या उसी पॉइंट पे होगा, तो उसका रेफरेंस लाइन से कितना एंगल होगा। π/2। उसका रेफरेंस लाइन से एंगल π/2 होगा। तो इस केस में जो इनिशियल फेज है वो हो जाएगा π/2। तो जो उसका इक्वेशन बनेगा ना वो इक्वेशन बनेगा x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ठीक है ना। तो जिसको हम लोग a कॉस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a कॉस ओमेगा टी, क्योंकि फिर कुछ देर के बाद ये यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा ओमेगा टी। अब अगर तुम इसका डिस्टेंस लिखो, मतलब इसके इस पार्टिकल का यहां से डिस्टेंस लिखो, ये वाला डिस्टेंस, ये x कितना है, तो क्या तुम्हें दिख रहा है कि ये x a cos ओमेगा टी है। तो ये वाला डायग्राम जो मैंने बनाया है ये है फाई इक्वल टू 90 डिग्री के लिए। तो इस तरह से फाई की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो फाई का सिग्निफिकेंस समझना बहुत जरूरी है कि फाई का सिग्निफिकेंस क्या है। तो फाई का सिग्निफिकेंस इस बात से है कि पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट कहां से कर रहा है।
मीन पोजीशन से कर रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन से कर रहा है, या कहीं और से कर रहा है? बताओ, जैसे मुझे बताओगे फॉर एग्जाम्पल इफ एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल का मोशन अगर x इक्वल टू a/2 से स्टार्ट हो रहा है और वेलोसिटी उसकी पॉजिटिव है, तो उसका फाई क्या होगा? पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे a/2 पे है और वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, क्यों भाई? तो वेलोसिटी 30 डिग्री। तो उसका इनिशियल फेज क्या होगा? शुरू में तुमको हो सकता है 2-4 सर्कल बनाने पड़े, बट जैसे ही थोड़ी प्रैक्टिस होगी फिर सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, विजुलाइज हो जाएगा सीधे सीधे। तो देखो, इसको अगर करना है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये रहा सर्कल, देखो अब पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो पार्टिकल कह रहा है कि x इक्वल टू a/2 पे है, यानी यहाँ पे है, और जा किधर रहा है? जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब हो गया ऊपर। तो अब ये बताओ कि अगर ये यहाँ पे है विच इज a/2 और ऊपर की तरफ जा रहा है, तो सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल यहाँ पे होगा और वो इधर की तरफ जा रहा होगा, तो ये वाला एंगल कितना है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अगर ये a/2 है तो हम लोग लिखेंगे ना साइन थीटा इज इक्वल टू a/2 अपॉन a, तो साइन थीटा आ जाएगा 1/2, तो थीटा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा, यानी कि फाई की वैल्यू π/6 हो गई। तो अगर इसका इक्वेशन लिखना होगा तो इक्वेशन हम लोग बनेगा इसका x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस π/6 बनेगा। देखो क्लियर है? बताओ, बोलिए ये पॉइंट क्लियर है या नहीं, यस और नो? कुछ डाउट है तो पूछिए। एक पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है और एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, दोनों का मोशन सिंक्रोनाइज्ड है। हमें एसएचएम वाले पार्टिकल के बारे में अगर इंफॉर्मेशन है तो हम सर्कुलर मोशन वाले पार्टिकल को लोकेट कर सकते हैं कि वो कहाँ होगा, और वो जहां है उसका रेफरेंस लाइन से जो एंगल है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उस एंगल को हम लोग बोल रहे हैं फेज। तो जो t इक्वल टू 0 पे एंगल है वो है इनिशियल फेज। बोलिए, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? फॉर एग्जाम्पल पार्टिकल A t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू -a/2 पे है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, और पार्टिकल B t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू प्लस a/√2 पे है और वेलोसिटी नेगेटिव है। ये दोनों ही सेम ओमेगा से सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमें निकालना है फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन A एंड B। बताओ व्हाट इज फेज डिफरेंस बिटवीन A एंड B? फेज डिफरेंस का भी मतलब यही हुआ कि दोनों के फेज निकालो और दोनों के फेज का जो सब्ट्रैक्शन है, यानी दोनों के बीच में जो एंगल है, दैट इज फेज डिफरेंस। निकालो। इसमें क्या करना है, तुम्हें दोनों पार्टिकल्स को इसी सर्कल पे दिखाना है, कहां कहां पे हैं कौन कौन से पार्टिकल। देखो ध्यान से, अब इसमें से कह रहा है कि एक पार्टिकल x इक्वल टू -a/2 पे है, ये तो हो गई रेफरेंस लाइन। -a/2 का मतलब नीचे है और उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, ये है पार्टिकल A। तो जरा बताओगे कि इसका जो सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा? कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा? फोर्थ। फोर्थ में पड़ेगा, तो ये हो गया A डैश, और ये जो A डैश है
ये रेफरेंस लाइन से कितना एंगल बनाएगा? अब क्योंकि ये वाला डिस्टेंस a/2 है तो ये वाला एंगल π/6 होगा, बताइए। और ये इधर की तरफ जा रहा है। पार्टिकल b कहाँ है? पार्टिकल b है a/√2 पे, यानी यहाँ पे है, और पार्टिकल b नीचे की तरफ आ रहा है। बताओ, तो अगर ये नीचे आ रहा है और ये वाला डिस्टेंस a/√2 है, तो बताओगे कि इसका b' कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में? सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो ये हो गया b'। तो अगर हम b' को यहाँ से ज्वाइन करते हैं तो क्या ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा? बताओ। Yes, sir. और ये पार्टिकल इधर जा रहा है, तो फेज डिफरेंस का मतलब यही हुआ कि दोनों पार्टिकल घूमते रहेंगे उसी सर्कल पे, ध्यान से देखना, लेकिन दोनों के बीच में एंगल हमेशा फिक्स रहेगा। और कोई ये पूछे कि कौन आगे है तो क्या कहोगे? क्या लगता है, कौन फेज में आगे है, कौन फेज में पीछे है? तो अब देखो, अब सर्कल पे घूम रहे हैं तो आगे पीछे का तो सर आगे पीछे कोई पर नहीं। हाँ मतलब ठीक है, फिर भी अगर बोलना हो कि b' कितना आगे है तो क्या आंसर करेंगे? क्यों भाई? डेल्टा फाई का मतलब हो जाएगा, ध्यान से देखो, 165 डिग्री। π/6 प्लस π/2 एंड प्लस π/4, कितना बनेगा ये? π/2 की दिया आपने? 11 π/12। मैंने ये पूरा एंगल ऐड किया है, इन दोनों लाइंस के बीच में टोटल एंगल, मतलब कि ये वाला पूरा एंगल, ये एंगल निकालो, दोनों 11 लाइन π/12 में आ रहा है। क्या है? हाँ 11 pi/12 आ रहा है ये 11 π/12। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि B इज अहेड इन फेज by 11 pi/12 फ्रॉम A। ये आंसर हो जाएगा हमारा। बताओ क्लियर है या नहीं ये क्वेश्चन? सर ये अहेड है, ये कैसे पता चला? देखो ध्यान से, लग नहीं रहा है कि b' आगे है a' से? तुम ये बोल सकते हो कि सर हम तो ये नहीं लिखेंगे, हम ये लिखना चाहते हैं कि a इज अहेड इन फेज by 13 pi/12 फ्रॉम B। तो ये भी सेंटेंस सही होगा, गलत तो नहीं है ये भी सेंटेंस। बताओ, यही कंफ्यूजन है? ओके सर। सेंटेंसेस दोनों सही हैं, बट नॉर्मली जब हम लोग डिफरेंस की बात करते हैं ना, तो दो के बीच का जो डिफरेंस है वो पाई से कम होना चाहिए। क्या लगता है, जब हम इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल बता रहे हैं तो ये वाला एंगल बताना हमेशा ज्यादा ठीक होता है। बता तो ये भी सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो ये वाला एंगल 11 pi/12 है और ये वाला एंगल 13 pi/12 है। ठीक है, बताइए। हाँ, जरा डेल्टा फाई को जरा क्लियर करिए। आपने π/6 π/2 और π/4 ये आपने क्लियर तो अभी किया, लेकिन थोड़ा बहुत हो बेटा ये एंगल ऐड किया है, सामने साफ साफ दिख रहा है, ये π/6 है, ये π/2 है, ये π/4 है। ये तीनों एंगल ऐड किए दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकालने के लिए। ये तो सीधा सीधा दिख ही रहा है ना। तो मुझे दो ही दिख रहे थे ना, हम्म, दो दिख रहे थे। ठीक है। तो एक तो यूज इसका फेज डिफरेंस निकालने में है। अच्छा, एक यूज इसका ये भी है, जैसे पूछ सकता है कि फाइन टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू मूव फ्रॉम, तो ए पार्ट में x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a/2 जाने में कितना टाइम लगेगा? x इक्वल टू a/2 से x इक्वल टू a जाने में कितना टाइम लगेगा? x इक्वल टू a से x इक्वल टू a√3/2 में कितना टाइम लगेगा? और x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a/√2 जाने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है ना। टाइम का मतलब है हमें
कैपिटल टी के टर्म्स में निकालना है, मतलब टी टाइम लगेगा, t/2 लगेगा, t/4 लगेगा, t/6 लगेगा, इस तरह से कितना टाइम लगेगा पार्टिकल्स को 0 से a/2 जाने में, a/2 से a जाने में। इसको भी तुम सर्कल की हेल्प से निकालो। टाइम निकालना है हमें एसएचएम वाले पार्टिकल का, लेकिन हम टाइम निकालेंगे सर्कुलर मोशन वाले पार्टिकल का। तो जैसे पहला वाला केस है, तो क्या लगता है 0 से a/2 में एंगल कितना कवर होगा? 30 डिग्री। डिग्री। अब ये बताओ कि 30 डिग्री पूरे 360 डिग्री का कितना फ्रैक्शन है? t/12 आएगा। 1/12। 1/12 है, तो टाइम हो जाएगा t/12 बस। इसी तरह से इसमें कितना टाइम लगेगा? a/2 से a जाने में कितना एंगल कवर होगा? a/2 से 60 डिग्री। 60 डिग्री। 60 डिग्री एंड 60 डिग्री 360 डिग्री का कितना फ्रैक्शन है? 1/6। 1/6, तो कितना आएगा? तो ये टाइम आ जाएगा t/6। इसी तरह से बाकी दोनों बताओ। ए से a/2 आने में कितना टाइम लगेगा? t/12। इसमें भी t/12 लगेगा। यस सर। और इसमें कितना लगेगा? t/8। इसमें t/8 लगेगा। किसी को डाउट है इसमें? बताइए। सर थर्ड वाला। थर्ड वाले में सर्कल बनाओ, फिर से कहूंगा मैं, सर्कल बनाओ। और ये देखो कि पार्टिकल ए से मतलब यहाँ पे है, और a√3/2, तो a√3/2 पे आने में कितना टाइम लगेगा? तो a√3/2 का मतलब होगा कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है। तो कवर कितना हुआ एंगल? तो एंगल कवर्ड होगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री का मतलब t/12 हो गया। बताओ पार्टिकल को 1 से 2 आने में कितना टाइम लगेगा, ये निकालना था। तो 2 वाली जो पोजीशन है वो है 60 डिग्री वाली पोजीशन, 1 वाली जो पोजीशन है वो है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से 60 डिग्री आने में कितना एंगल कवर होगा? 30 डिग्री। और 30 डिग्री में टाइम कितना लगेगा? 30 डिग्री में टाइम लगेगा 1/12। क्लियर है? और कोई डाउट? फोर्थ वाले में देखो, फोर्थ वाले में भी इसी तरह से, ये रहा सर्कल, पार्टिकल 0 पे है, 0 का मतलब है यहाँ पे है, तो यहाँ पे हो गया पार्टिकल की पोजीशन 1, और 0 से a/√2 यानी यहाँ से यहाँ जाने में। तो अब ये बताओ कि अगर ये वाला डिस्टेंस a/√2 है, तो क्या ये एंगल 45 होगा? ये बताओ। तो 45 डिग्री कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, ये निकालना है। तो ये जो 45 डिग्री है, ये पूरे सर्कल का कितना फ्रैक्शन है? 1/8 है ना, तो t/8 टाइम हो गया। बोलिए। ठीक है, नीचे नोट करके लिखना। नोट करके लिखेंगे फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन two SHMs, phase difference between two SHMs
having same frequency omega, phase difference between two SHMs having same frequency omega does not change with time, does not change with time. But if the two SHMs are having different frequencies omega 1 and omega 2, then phase difference changes with time. फेज डिफरेंस चेंजेस विद टाइम। देखना इस बात का क्या मतलब हुआ। जैसे मान लेते हैं कि ये एक सर्कल ले लेते हैं और एक और सर्कल ले लेते हैं। अब तुम ऐसे देखो कि ये रहा पार्टिकल 1, ये मान लो घूम रहा है ओमेगा 1 से, स्टार्ट हुआ रेफरेंस लाइन से, और ये रहा पार्टिकल 2, ये घूम रहा है ओमेगा 2 से, स्टार्ट हुआ रेफरेंस लाइन से। तो बताओ कि दोनों के बीच में इनिशियल फेज डिफरेंस क्या है? इनिशियल फेज डिफरेंस जीरो, इनिशियल 0 है। अच्छा, टी टाइम के बाद क्या होगा? तो टी टाइम के बाद ये कितना एंगल चलेगा? तो मान लेते हैं कि ये टी टाइम में चलेगा ओमेगा 1 टी, और ये टी टाइम में कितना चलेगा? तो मान लेते हैं कि ये बड़ा है ओमेगा 2, तो ये एंगल चलेगा ओमेगा 2 टी। तो बताओगे कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस टी टाइम के बाद क्या होगा? दोनों लाइंस के बीच टू माइनस ओमेगा 1 टी, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 टी होगा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी। अब ये बताओ कि ये जो वैल्यू है, क्या ये वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती जा रही है ना? भाई दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो क्या कभी ऐसा भी होगा कि इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल बढ़ते बढ़ते पाई हो जाएगा? बोलो। तो जब इनके बीच में फेज डिफरेंस पाई होगा, व्हेन डेल्टा फाई इज पाई, 3 पाई, 5 पाई, then they are said to be in opposite phase। opposite phase का मतलब यही है। और जब दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई आएगा, then they are called to be in same phase। ये लाइन दोनों क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो अगर हमें ये निकालना है कि पार्टिकल्स दोबारा सेम फेज में कितनी देर के बाद आएंगे, particles will be in same phase after a time। हाँ, तो ऐसे बोल सकते हैं सेम फेज में होने का मतलब है कि डेल्टा फाई की वैल्यू 2 पाई हो जाए। तो इसको लिखेंगे 2 पाई इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी। तो अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम टी निकाल सकते हैं यहां से। इतनी बात और नोट करो, बताओ कोई डाउट है तो। सर अभी तो आप पाई की बात कर रहे थे, 2 पाई आपने क्यों लिया? बेटा मैंने सेम फेज भी तो लिखा है, तुम लोग याद कर लेते हो क्या कोई भी चीज? मैंने क्या लिखा है, ये सेम फेज भी तो लिखा हुआ है। सेम फेज का कोई मतलब है या नहीं है? अगर अपोजिट फेज होता तो हम पाई लिख देते।
सर अगर इसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट हो तो जहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट नहीं होगा, क्योंकि हमें एक कन्वेंशन लेके चलना पड़ेगा। हम लोग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके सर। मतलब कोई एसएचएम में नहीं होगा ऐसा। कोई दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन बना सकते हैं कि भाई एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एक क्लॉकवाइज जा रहा है, वो एक सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन हो जाएगा। एसएचएम में जो कन्वेंशन है वो यही है। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर अगला पॉइंट है स्प्रिंग मास सिस्टम, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे पूछे गए हैं, स्प्रिंग मास सिस्टम पे। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि कोई स्प्रिंग मास सिस्टम है, और इसको हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखा हुआ है स्प्रिंग मास सिस्टम में। कांस्टेंट इसका k है, और ये a एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट हो रहा है। तो अगर हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है, तो देखो टाइम पीरियड निकालने का मतलब ये है कि हम इस ब्लॉक को उसके मीन पोजीशन से, इस ब्लॉक को उसके मीन पोजीशन से, ध्यान से देखना, ये वाला पोजीशन है इसका मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से हम इसके x डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस हो गया यहाँ से मीन पोजीशन से इसका डिस्टेंस, लेट्स से x। तो मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पे इसके ऊपर बताओगे कि फोर्स कितना लग रहा होगा? क्यों भाई? -kx। तो फोर्स इस बार तो सीधे सीधे -kx लग रहा है, यानी जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वही इस बार एसएचएम कांस्टेंट बन गया। तो इसका टाइम पीरियड सीधे सीधे बता सकते हैं, कितना आएगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k। और स्प्रिंग मास सिस्टम में खास बात है, अगर तुम इसको हॉरिजॉन्टल में रखो या इसको वर्टिकल में रखो, वर्टिकल में निकालो इसका टाइम पीरियड, तो वर्टिकल में भी इसका टाइम पीरियड सेम ही निकल के आएगा। वर्टिकल में कैसे निकालेंगे? तो वर्टिकल में ध्यान रखना कि जो इसका इक्विलिब्रियम होगा, इसका इक्विलिब्रियम पहले से ही स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ से थोड़ा नीचे होगा। होगा कि नहीं होगा? कितना नीचे होगा इसका इक्विलिब्रियम? mg/k। x0 की वैल्यू होगी mg/k। और अगर हम इसको इक्विलिब्रियम से और x नीचे कंसीडर कर रहे हैं, तो जरा बताओगे कि इसके एफबीडी में कौन कौन से फोर्सेज होंगे? बताओ जरा। ऊपर की तरफ क्या, और ऊपर की तरफ स्प्रिंग का फोर्स होगा। स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? स्प्रिंग फोर्स लिखेंगे kx + x0, यस सर। और mg होगा। क्या ऐसे बोल सकते हैं कि इसका एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ होगा? यस सर, kx। तो इक्वेशन बनाओ, क्या बनेगी इक्वेशन? क्या बनेगी इक्वेशन? लिखेंगे हम लोग kx kx + x0 x0 -mg -mg = ma, यस सर। और kx0 और mg कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी k/m × x। और इसको कंपेयर करेंगे किससे? ω2x से। तो यहाँ से भी तुम देखो ओमेगा की वैल्यू वही आ गई, यस सर। अंडर रूट ऑफ k/m, which means time period is again same 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k। तो देखो स्प्रिंग मास सिस्टम में इस बात का फर्क नहीं पड़ेगा कि स्प्रिंग मास सिस्टम को हम हॉरिजॉन्टल में ऑसिलेट करा रहे हैं, वर्टिकल में ऑसिलेट करा रहे हैं, ठीक है ना, इंक्लाइन पे ऑसिलेट करा रहे हैं, लिफ्ट में ऑसिलेट करा रहे हैं, स्पेस में ले जा रहे हैं, मून पे ले जा रहे हैं, कहीं पे ले जाओ, इस स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि इसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। ठीक है ना? कांस्टेंट फोर्स के इफेक्ट में कभी भी उसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा।
बोलो। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें इसकी बतानी हो क्या बनेगी जनरल टाइम पे, तो देखो काइनेटिक एनर्जी तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज सिंपली हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर हम v की वैल्यू लिखें तो ये हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखें तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी इसकी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो k की वैल्यू हम लोग m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ध्यान रखना काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इट विल बी अ कांस्टेंट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कहाँ मैक्सिमम है कहाँ मिनिमम है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बनेगी मेन पोजीशन पे होगी। एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये होगी एट मीन पोजीशन। और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम नोट कर लो 0 होगी कहाँ पे? एट एक्सट्रीम पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी 0 एट मीन पोजीशन एंड पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एट एक्सट्रीम पोजीशन। देखो, और टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है ही है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। देखो इस पे क्वेश्चंस जो आए हुए हैं थोड़े करते हैं। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सर 1 मिनट रुकिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सीलरेशन टू मैक्सिमम वेलोसिटी। अब देखो मैक्सिमम एक्सीलरेशन अपॉन मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन होता है ए ओमेगा स्क्वायर और मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ए ओमेगा, तो इसका रेशियो ओमेगा आएगा। तो ओमेगा की वैल्यू एक तरह से दी होगी 10। ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ है, और हमको दिया हुआ है t इक्वल टू 0 पे उसका डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सीलरेशन, और इनिशियल फेज दिया हुआ है, इनिशियल फेज दिया हुआ है π/4। तो देखो अगर इनिशियल फेज π/4 है तो उसका इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस π/4। तो t इक्वल टू 0 पे, तो t इक्वल टू 0 इसमें रख दो, 5 दिया हुआ है, a साइन ओमेगा t 0 हो गया इंटू π/4। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 5√2 मीटर। क्यों भाई? तो हमें निकालना क्या है? मैक्सिमम एक्सीलरेशन। तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन होता है a ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5√2 और 10 का स्क्वायर, तो ये 500√2 आ गया। बोलिए कर पाए नहीं कर पाए? कर लिया था या कोई डाउट है बताइए? और देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, देखो क्या कह रहा है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर। तो देखो क्या क्या दिया है, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। कह रहा है व्हेन द पार्टिकल इज एट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम मीन पोजीशन
द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इन SI यूनिट इज इक्वल टू दैट ऑफ एक्सीलरेशन। यानी जब x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है तो वेलोसिटी होती है ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्सीलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो कह रहा है कि मैग्नीट्यूड में दोनों सेम आ जा रहे हैं, तो जरा स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, तो ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज ओमेगा पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व होके ओमेगा कितना आता है? 3/4 हम्म 3/4 आया था सर। 3/4 ओमेगा आया था, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये हो जाएगा 8 पाई/3। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए हैं सीधे सीधे, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, करो ट्राई। सीधा क्वेश्चन है, 1 kg ब्लॉक इज अटैच टू अ स्प्रिंग, देन द फ्रीक्वेंसी इज 1 हर्ट्ज। तो देखो फ्रीक्वेंसी जो लीनियर फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ k/m। तो यहाँ पे अगर रखें हम तो ये हो जाएगा 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ k/m। तो k की जगह k रखते हैं, m की जगह 1 kg है, इसको बोल दो इक्वेशन 1। अब कह रहा है कि 2 स्प्रिंग्स आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल स्प्रिंग्स आर अटैच्ड इन पैरेलल टू एन 8 kg ब्लॉक। तो देखो नई फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो 2 स्प्रिंग्स आइडेंटिकल टू ओरिजिनल स्प्रिंग। तो अगर पैरेलल में स्प्रिंग जोड़ते हैं तो क्या स्प्रिंग कांस्टेंट ऐड हो जाते हैं, मालूम है ये बात? यस सर यस सर यस सर हो गया। ये हो जाएगा 2k और मास दिया हुआ है उसने 8। तो तुम ध्यान से देखो, ये हो गई इक्वेशन 2। यस सर। तो 1 और 2 डिवाइड कर दो, फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ से f की वैल्यू 1/2 हर्ट्ज आ जा रही है। बोलिए। यस सर। Yes, sir. स्प्रिंग नहीं देखा था। ध्यान से करो, सिंपल क्वेश्चन है बट गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और इसमें देखते हैं क्वेश्चन एक अच्छा था, हाँ ये है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आंसर सी आना चाहिए, बताना है या सभी का हो गया है? देखो इसमें क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है कि द ब्लॉक इज इनिशियली एट रेस्ट इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, नाउ इट इज पुल्ड विद अ कांस्टेंट फोर्स। तो देखो इनिशियली इक्विलिब्रियम का मतलब है कि ये इनिशियली रहा होगा नेचुरल लेंथ में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में है। लेकिन ध्यान से देखो कि जब फोर्स लगना शुरू होगा तो उसका इक्विलिब्रियम मॉडिफाई हो जाएगा, न्यू इक्विलिब्रियम। तो इसका जो न्यू इक्विलिब्रियम होगा, यहां से रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, ये इसका न्यू इक्विलिब्रियम है, तो ये डिस्टेंस एम्पलीट्यूड होगी। तो ये डिस्टेंस किसके बराबर आएगी, ये डिस्टेंस x0 होगी, और x0 की वैल्यू f/k होगी। ये बताओ, तो मैक्सिमम स्पीड मीन पोजीशन पे क्या होती है, SHM लगाएं सीधे सीधे, a ओमेगा, तो a की जगह हो गया f/k, ओमेगा की जगह हो गया अंडर रूट k/m। देखो तो ये आ जाएगा f/√m/k। हो सकता है किसी ने कुछ और तरीका लगा के भी सॉल्व किया हो, सबने यही तरीका लगाया, कुछ और की भी किया है। एनर्जी से भी तो हो जाएगा। हाँ एनर्जी से तो हो जाएगा, बट मेरा ये था कि SHM पढ़ रहे हैं तो SHM का कॉन्सेप्ट लगाओ, एक लाइन में हो जाएगा, यस सर। है ना। और देखो क्वेश्चन नंबर
12 देखो, 12 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, देखो 10th में किसी को कुछ बताना है, बताओ। देखना इसमें कह रहा है 2 particles are performing simple harmonic motion in straight line about the same equilibrium point, ठीक है। the amplitude and time period of both particle are same, ठीक है। फिर कह रहा है t इक्वल टू 0 पे एक पार्टिकल a पे है, अब जरा ध्यान से देखना, t इक्वल टू 0 पे एक पार्टिकल a पे है, तो ये हो गया पार्टिकल 1, दिस इज t इक्वल टू 0, और दूसरा -a/2 पे है, -a/2 मतलब यहाँ पे हो गया, एंड दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, यानी कि ये इधर आ रहा है ऊपर की तरफ, तो 2 का जो जोड़ीदार होगा वो यहाँ होगा, और ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल होगा π/6। तो एक्चुअली दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस है वो है π/2 प्लस π/6, यानी कि 2π/3। तो कह रहा है इफ दे क्रॉस ईच अदर आफ्टर टाइम t, कितनी देर के बाद क्रॉस करेंगे एक दूसरे को। तो देखो पार्टिकल 2 का 2' यहाँ है और 1 का 1' यहाँ है, तो देखो क्रॉस वो तभी करेंगे जब दोनों सेम पॉइंट पे होंगे, सेम पॉइंट पे होंगे, यानी एक ऊपर की तरफ जा रहा होगा, एक नीचे की तरफ जा रहा होगा, क्यों भाई। तो ये तो हो गई इसकी स्टार्टिंग पोजीशन। क्रॉस करने वाली पोजीशन मैं दोबारा बनाता हूं, देखना। क्रॉस कब करेंगे, तो देखो क्रॉस तब कर सकते हैं जब पार्टिकल 1 और 2 इस तरह से हों, यानी 1 सपोज यहाँ आ गया है और 2 सपोज यहाँ आ गया है, 1 जा रहा है नीचे की तरफ, 2 जा रहा है ऊपर की तरफ, देखो होगा ऐसा। लेकिन ध्यान रखना कि दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो सेम ही रहेगा, और वो फेज डिफरेंस था 2π/3, तो सिमेट्रिक हो जाए, यानी ये भी π/3 हो जाए और ये भी π/3 हो जाए, तो ऐसा हो सकता है या नहीं है। तो अब ये बताओ कि 1 ने ट्रैवल कितना किया है, 1 पहले यहाँ था और यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा उसको, एंगल कितना कवर किया उसने, π/3। तो एंगल कवर्ड अगर π/3 है तो टाइम टेकन t/6 हो गया। कितना आंसर है? सर इसकी साइन पे इक्वेशन लिख के दोनों की, और फिर सर इक्वल नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, sin ओमेगा t प्लस ऐसे भी 5 कर सकते थे। वो मैथ तो हमेशा लगा ही सकते हैं, बट मैंने क्योंकि सर्कल पढ़ाया है तो मुझे लगा कि इस पे बताना मुझे ज्यादा बढ़िया लगता है। यस सर, दिखता है इसमें कि कहाँ पास हो रहे हैं, नहीं दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। ठीक है, तो अभी आज वाले लेक्चर में इतना ही लगते हैं।